आज हम फिफ्थ यूनिट की दो नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है टोबैको मोज़ेक और सेकंड है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बासरा। फर्स्ट, टोबैको मोज़ेक डिजीज। टोबैको मोज़ेक डिजीज के सिम्टम्स। हाँ पूजा भील, बोलिए क्या बोलना है। मैम वो आपने बोला था कि अगली क्लास में पढ़ाएंगे साइनोबैक्टीरिया। एक्चुअली मैंने सोचा है डिजीज कर लेते हैं ना, तो ये दो तीन डिजीज होने के बाद फिर साइनोबैक्टीरिया ले लेंगे हम। ठीक है। ओके मैम, ओके। तो ये देखिए, हमने माइकोप्लाज्मा से होने वाली डिजीज पढ़ ली, और इधर हम पढ़ रहे हैं आज बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज, टोबैको मोज़ेक डिजीज। तो देखिए, टोबैको मोज़ेक डिजीज के सिम्टम्स यानी लक्षण क्या है। स्टंटिंग, मोज़ेक पैटर्न ऑफ लाइट एंड डार्क ग्रीन ऑन द लीव्स। स्टंटिंग का मतलब होता है कि जब प्लांट की ग्रोथ कम होती है, यानी वो ड्वार्फ रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टंटिंग। मोज़ेक पैटर्न आप जानते हैं कि अगर लीफ में से क्लोरोफिल हट जाए किसी जगह पर तो ये डार्क ग्रीन दिखे और कहीं पर ये लाइट ग्रीन, तो यहाँ पर एक मोज़ेक पैटर्न बन जाता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं चितकबरापन। तो कहीं तो लाइट ग्रीन कलर का पेचेस दिखता है, तो कहीं पर डार्क ग्रीन कलर के। तो ये बनने की वजह से लीफ पर मोज़ेक पैटर्न हमें दिखाई देने लगते हैं। और जनरली पहले सिम्टम जो है वो लीफ की सरफेस पर दिखाई देते हैं हमें। और ये जो स्पॉट होते हैं ये येलो और ग्रीन पेचेस होते हैं। तो येलो और ग्रीन अल्टरनेट कलर दिखाई देते हैं, तो ऐसे मोज़ेक पैटर्न हमें दिखाई देता है। मेल फॉर्मेशन ऑफ लीव्स और ग्रोइंग पॉइंट्स। तो लीव्स का जो ज्यादातर पार्ट है वो कैसा हो जाता है, मेल फॉर्मेशन तो विकृत होने लग जाता है थोड़ा। येलो स्ट्रीकिंग ऑफ लीव्स, तो लीव पर लंबी लंबी येलो रंग की स्ट्रिक्स बन जाती है, धारियां बन जाती है इसके ऊपर। येलो स्पॉटिंग ऑन लीव्स, लीव्स के ऊपर येलो रंग के स्पॉट्स हमें दिखाई देने लगते हैं। डिस्टिंक्ट येलोइंग ओनली ऑफ वीन्स, तो इसकी जो वीन वाला एरिया, जो शिरा वाला जो एरिया होता है, ये ज्यादातर येलो कलर का हो जाता है ये। तो ये दूर से ही बड़े इजीली आप इसको देख सकते हैं। तो जब ये एरिया डार्क येलो कलर का होगा, तो ये वेन वाला जो एरिया है वो काफी क्लियर दिखाई देता है। ये हिंदी में सिम्टम्स हैं इसके। टोबैको मोज़ेक वायरस की वजह से ये डिजीज होती है। इसका जो पैथोजन है वो है टोबैको मोज़ेक वायरस। तो टोबैको मोज़ेक वायरस इज अ पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। तो जो ये वायरस है ये एक तो पॉजिटिव होता है और सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसमें जो आरएनए होता है इसका सिर्फ एक ही स्ट्रैंड पाया जाता है। स्पीसीज इन द जीनस टोबेमो वायरस, तो ये जीनस टोबेमो वायरस में आता है। इनफैक्ट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स, स्पेशली टोबैको एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली सोलेनेसी। तो ज्यादातर तो ये टोबैको प्लांट पर ही ये इन्फेक्शन करता है। बट क्योंकि ये सोलेनेसी फैमिली में आता है, तो सोलेनेसी के जो दूसरे मेंबर्स हैं उन पर भी इसका इन्फेक्शन देखा जाता है। साइंटिस्ट डिमिट्री इवानोव्स्की हुए हैं, इन्होंने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की थी। और इसका जो फुल नेम है इन्होंने ही दिया था, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो ये सबसे पहला वायरस है जिसकी डिस्कवरी की गई थी, टीएमवी वायरस की। ट्रांसमिशन, इसका संचरण किस तरह से होता है। यूजुअली स्प्रेड फ्रॉम प्लांट टू प्लांट बाय मैकेनिकल वुंड्स caused by contaminated hands, clothing or tools such as pruning, shears and shoes। देखिए क्या होता है कि मैकेनिकल का मतलब होता है कि प्लांट की किसी भी पार्ट पर किसी भी तरह से कट लग जाना। जैसे हमारे घाव हो जाते हैं, वुंड हो जाता है, सेम वैसे ही किसी भी तरह से उस पर अगर कट लग जाता है प्लांट पार्ट पर, तो उस कट के थ्रू क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो उसके अंदर एंटर कर जाता है और प्लांट को इन्फेक्ट कर देता है। और साथ में यहाँ पर जो एग्रीकल्चर में जो भी टूल्स यूज किए जाते हैं, औजार जो यूज किए जाते हैं, अगर वो इन्फेक्टेड हैं तो उसकी वजह से भी ये डिजीज स्प्रेड होती है। तो जो भी टूल्स यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं, इवन हमारे जो हैंड्स है, आपने जो क्लोथ वियर कर रखे हैं, यानी हमने मतलब जो एग्रीकल्चर फील्ड में जो वर्क करते हैं वर्कर्स, तो वो भी अपने हैंड्स को सैनिटाइज करें
अपने और टूल्स जो है जो भी यूज हो रहे हैं उन सब का उनको डिसएमिनेशन करना बहुत जरूरी है। डिसएमिनेशन मतलब विसंकरित करना बहुत जरूरी है। अगर ये पार्ट सारे इन्फेक्टेड होंगे तो डिजीज आसानी से क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। आज कोरोना वायरस में क्या हो रहा है, हमें यही कहते हैं हर टाइम थोड़े थोड़े टाइम में हाथ को सैनिटाइज करते रहना चाहिए। तो सेम एग्रीकल्चर में भी डिजीज जो स्प्रेड होती है वो जनरली मैकेनिकल मीन से होती है या कंटामिनेशन से होती है। कंटामिनेशन किसी भी तरह का हो सकता है, अपने हैंड से भी हो सकता है, क्लोथिंग से हो सकता है, टूल से हो सकता है। तो एग्रीकल्चर में जो भी वर्क कर रहे हैं, जो वर्कर उनको इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। यदि वो इन चीजों का ध्यान रखें तो डिजीज स्प्रेड होने से वो रोक सकते हैं। इफेक्टिव टीएमवी मैनेजमेंट, अब इस डिजीज को हम कैसे रोक सकते हैं? तो देखिए, डिजीज को स्प्रेड कर होने से रोकने का सबसे बेस्ट वही है कि जिस तरीके से डिजीज स्प्रेड हो रही है अगर उस तरीके को आप कंट्रोल कर लें। जैसे यूज न्यू पोटिंग मिक्स एंड न्यू और थ्रोली क्लीन्ड सीडलिंग ट्रेस व्हेन ग्रोइंग सीडलिंग। तो आप जब भी सीड को ग्रो कर रहे हैं तो वो जो सीड यूज करते हैं तो वो सीड पूरी तरह से क्लीन होनी चाहिए। यानी उनको यूज करने से पहले, ग्रो करने से पहले उसको वॉश कर लो अच्छे से। इफ इन्फेक्टेड प्लांट्स आर डिस्कवर्ड, ईदर रिमूव एंड डिस्ट्रॉय द प्लांट्स। यदि कहीं भी हमें इन्फेक्टेड प्लांट दिखता है तो उसको रिमूव कर देना चाहिए या उसको नष्ट कर, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, मतलब उसको नष्ट कर देना चाहिए। एंड रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द एरिया और ऑलवेज वर्क इन द अफेक्टेड एरिया लास्ट। तो हमेशा क्या है, अगर हमें पता चल जाता है कि ये एरिया बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो गया है तो उस एरिया में वर्क करना रोक देना चाहिए। उस फील्ड को क्या, उस फील्ड पर फिर वहां पर क्रॉप ग्रो नहीं करनी चाहिए। उस क्रॉप, उस एक साल फिर क्या दूसरी क्रॉप लगानी चाहिए वहां पे। जैसे कहते हैं ना, क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। तो उस एरिया को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, उस क्रॉप को कंटिन्यू नहीं लगाना चाहिए। डिकंटामिनेट योर सेल्फ एंड योर इक्विपमेंट आफ्टरवर्ड्स। तो नहीं तो अगर इन्फेक्टेड एरिया होगा तो इससे क्या होगा, वहां पर हम खुद भी और साथ में जो इक्विपमेंट है वो भी क्या हो सकते हैं, डिकंटामिनेट हो सकते हैं। तो जब भी कोई भी इक्विपमेंट यूज किया जाए या कोई भी टूल्स यूज किया जाए तो उसको हमेशा उसको क्लीन करना चाहिए। रिमूव ऑल क्रॉप डेब्रिस फ्रॉम द लैंड। यदि लैंड में कोई भी इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट है, उसका डेब्रिस है यानी उसका कचरा है, मलबा है, तो उसको सबको रिमूव कर देना चाहिए। सीडलिंग प्रोडक्शन बेड्स एंड बेंचेस इन ग्रीन हाउस। तो जो सीडलिंग यदि हम ग्रो करते हैं तो उनको स्टार्टिंग में ग्रीन हाउस कंडीशन में ही करना चाहिए। प्लेस टूल इन अ डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स एंड रिंस थ्रोली विद टेप वाटर। तो एग्रीकल्चर में जो भी टूल्स यूज हो रहे हैं उसको सबसे पहले 10 मिनट्स तक कम से कम जो डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन होते हैं उससे उसको डिसइंफेक्ट करना चाहिए। और यूज करने से पहले तेज बहते हुए पानी से उसको वॉश करना चाहिए, टेप वाटर से वॉश करना चाहिए। तो ये कुछ यदि हम सावधानी रखें तो वहां पर कुछ हद तक इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। तो ये मैनेजमेंट का तरीका था, इसको हम मैनेजमेंट को बेटर मैनेजमेंट से हम डिजीज को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। Disinfect door handles and other greenhouses structures that may have become contaminated by weeping thoroughly with recommended disinfectants। तो जो भी डोर है वहां पर उसके हैंडल्स हैं, ग्रीन हाउस के जो भी स्ट्रक्चर्स है, उन सबको भी यदि आप उसमें क्रॉप, उसमें कोई सीडलिंग ग्रो कर रहे हैं तो उसको भी पहले डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। ट्रॉली वॉश योर हैंड्स विथ रिकमेंडेड डिसइंफेक्टेंट्स। तो जो ये कार्बोलिक शॉप होता है, साबुन होता है, इससे क्या है, हाथों को भी वॉश करना चाहिए। और अ मिक्सचर ऑफ नॉन फैट मिल्क पाउडर एट 20% वेट पर वॉल्यूम। तो ये सोल्यूशन बनता है ये नॉन फैट मिल्क पाउडर का, इस मिक्सचर से भी वॉश कर सकते हैं। 10% ब्लीच होती है एंड 70% इथेनॉल होता है, इससे भी वॉश किया जा सकता है। आफ्टर हैंडलिंग टोबैको प्रोडक्ट्स और टीएमवी इन्फेक्टेड प्लांट्स। तो यदि हम टोबैको का को ग्रो कर रहे हैं या हैंडलिंग कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर दैट द सॉल्यूशन आर फ्रेश
एंड रिप्लेस रेगुलरली। यदि जो सोल्यूशन यूज कर रहे हैं तो ये पहले श्योर कर लेना चाहिए कि वो सोल्यूशन जो है वो फ्रेश होना चाहिए। अगर वो पुराना हो चुका है तो उस सॉल्यूशन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर नया सॉल्यूशन यूज करना चाहिए। तो पुराना सॉल्यूशन होगा तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये तो फर्स्ट डिजीज थी आज की, टोबैको मोज़ेक डिजीज। नेक्स्ट है हमारी डिजीज जो हम स्टडी कर रहे हैं, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। बाजरे में हरित बाली रोग। सिम्टम्स ऑफ ग्रीन ईयर डिजीज, देखिए ग्रीन ईयर मतलब हरित बाली रोग, इसके लक्षण है ये। तो सिम्टम्स ऑफ ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, तो बाजरा में मेनली ये डिजीज होती है। टू स्टेजेस ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज हैव बीन रिकॉर्डेड। इस डिजीज में मेनली दो तरह की स्टेजेस हैं जिस पर सिम्टम्स देखे गए हैं। फर्स्ट, जैसे द डाउनी मिल्ड्यू स्टेज प्रोमिनेंट ऑन द लीव्स। एक्चुअली लीव्स की लोअर सरफेस पे सबसे पहले सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो इसलिए इसको डाउनी मिल्ड्यू स्टेज कहते हैं। द ग्रीन ईयर स्टेज, सेकंड जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं ग्रीन ईयर स्टेज, अफेक्टिंग द इन्फ्लोरेसेंस। तो ग्रीन ईयर स्टेज जो होती है ज्यादातर जो इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है यानी पुष्पक्रम जो होता है उस पर दिखाई देता है इसका इन्फेक्शन। तो दो तरह की स्टेजेस है जिसकी इसमें स्टडी की गई है। फर्स्ट है डाउनी मिल्ड्यू स्टेज और सेकंड है ग्रीन ईयर स्टेज। डाउनी मिल्ड्यू मतलब जो लीफ पर सिम्टम्स दिखाई देंगे और लीफ की लोअर सरफेस पर, और ज्यादातर इसमें जो लीफ पे सिम्टम्स दिखाई देंगे तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, कोई स्ट्रिप्स बन जाएगी या स्पॉट्स बन जाएंगे। और ग्रीन ईयर स्टेज क्या है, ये फ्लावर्स जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, पुष्पक्रम जो होता है जैसे ये शो कर रखा है, इस पर दिखाई देता है। प्लांट्स अपीयर स्टंट एंड सिक, पेल येलो इन कलर। तो प्लांट जो है ज्यादातर कैसा दिखाई देता है, छोटा सा हो जाता है, उसकी हाइट जो हाइट है स्टंट ग्रोथ हो जाती है, वो थोड़ा बोना रह जाता है। एंड सिक एंड पेल येलो इन कलर, तो उसका कलर कैसा होता है, पेल येलो कलर हो जाता है। Soon the leaves begin to show chlorosis in streaks on the upper surface। और शीघ्र ही क्या होता है, लीफ की जो अपर सरफेस होती है, ऊपरी सतह, उस पर लंबी लंबी क्या हो जाती है, क्लोरोसिस हो जाती है। क्लोरोसिस मतलब होता है हरिमाहीन, मतलब जहां से क्लोरोफिल हट जाए। तो क्लोरोफिल हट जाएगा तो वहां पे डार्क ग्रीन कलर के, लाइट ग्रीन कलर की लंबी लंबी धारियां बन जाती है, तो स्ट्रिक्स बन जाती हैं वहां पर। वाइल द लोअर सरफेस शोज डाउनी ग्रोथ ऑफ द फंगस। और लीफ की लोअर सरफेस पर अगर फंगस की ग्रोथ होती है तो इस स्टेज को हम डाउनी मिल्ड्यू स्टेज कहते हैं। मृदु रोमिल बोलते हैं इसको। डाउनी मिल्ड्यू का मतलब होता है मृदु रोमिल। ये पूरा इसका ट्रांसलेशन है हिंदी में जो हमने अभी इंग्लिश में पढ़ा है। आफ्टर सम टाइम क्लोरोटिक एरियाज टर्न ब्राउन। और कुछ समय के बाद जो क्लोरोटिक एरिया होता है, क्लोरोटिक एरिया मतलब जहां पर थोड़ा सा क्लोरोफिल का अमाउंट हट गया है यानी लाइट ग्रीन कलर हो गया है, तो ये जो एरिया होता है धीरे धीरे इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है ये। तो पहले तो लाइट ग्रीन होता है और धीरे धीरे ब्राउन कलर में ये चेंज हो जाता है। इन एडवांस स्टेजेस श्रेडिंग ऑफ द लीव्स हैज आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड। तो जब जैसे जैसे ये डिजीज बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, एडवांस स्टेज जब आती है तो धीरे धीरे लीव्स भी जो क्या हो जाती है, वो गिरने लग जाती है। एसोसिएटेड विथ इट द लीव्स आल्सो शो एडिशनल सिम्टम। तो लीव पर साथ साथ में कुछ एडिशनल सिम्टम भी दिखाई देते हैं, जैसे ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स में चेंज होली और पार्शली टू व्हाइटिश और ब्राउन कलर। तो जो ग्रीन कलर की जो लीव्स थी धीरे धीरे कैसी हो जाती है, थोड़ी कुछ कुछ जगह पर या तो व्हाइटिश कलर की हो जाती है या ब्राउन कलर की हो जाती है। व्हाइटनिंग ऑफ द यंगर लीव्स इज एविडेंट अलोंग द स्ट्रिक वाइल इन द ओल्डर लीव्स। तो जो यंगर्स जो लीव्स होती हैं, जो यंग लीव्स होती हैं बिल्कुल, उन पर वाइटनिंग दिखाई देती है। और साथ साथ में जो पुरानी लीव्स होती है उन पे क्या देखेंगे आप, लंबी लंबी धारियां बन जाती है, स्ट्रिक्स बन जाती है, और कलर कैसा हो जाता है, चेंज होकर धीरे धीरे ब्राउन हो जाता है। तो स्टार्टिंग में तो ये व्हाइट कलर की दिखाई देती है, जैसे जैसे लीव्स ओल्ड होती जाएंगी इसका कलर कैसा होता जाएगा, ये धीरे धीरे लंबी लंबी स्ट्रिक्स बना लेंगी और उसका कलर चेंज होकर ब्राउन कलर हो जाता है। तो धीरे धीरे ये कलर चेंज होता जाता है आगे।
In older plants, this occurs especially in those leaves from the axil of which the inflorescences develop. The change of the color of leaves is associated with the twisting, folding and shredding towards the tip. तो देखिए क्या होता है, जैसे जैसे ये लीव्स ओल्ड होने लगती है तो धीरे धीरे लीफ का जो एक्सिल वाला पार्ट है, जिस पर की क्या बन रही है, वहां पर इन्फ्लोरेंसेस डेवलप हो रहे हैं, पुष्पक्रम वहां पे विकसित हो रहे हैं, तो उन पर भी कलर चेंज होने लग जाता है और लीफ जो है ट्विस्ट होने लगती है। ट्विस्ट यानी मुड़ने लग जाती है और नीचे की तरफ फोल्ड हो जाती है और उसके टिप हैं वो भी धीरे धीरे कर्ल होने लग जाते हैं। ग्रीन ईयर्स हैव बीन फॉर्म्ड, द अपर लीव्स आर मोस्टली ब्राउन एंड स्प्लिट। जो ग्रीन ईयर है ज्यादातर कहाँ पे बनते हैं, लीफ की अपर सरफेस पे बनते हैं और ये ब्राउन हो जाते हैं और लीफ भी जो है लंबाई में स्प्लिट हो जाती है, फट जाती है। A large number of leaf buds develop into a large mass of white or twisted brown leaves. तो ज्यादातर जो लीव्स है, लीव्स का जो ग्रुप है वो व्हाइट कलर का हो जाता है और ट्विस्ट हो जाता है और लीव्स जो है ब्राउन कलर की हो जाती है। द एक्सिल ऑफ दीज बर्ड्स प्रोड्यूस ग्रीन लीफी ह्यूमन ईयर लाइक स्ट्रक्चर। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो फ्लावर की जो मैक्सिमम पार्ट्स जो होते हैं वो धीरे धीरे ग्रीन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। जैसे फ्लावर में मेल पार्ट है स्टेमन, जिसको आप पुंकेसर बोलते हैं, तो वो भी ग्रीन लीफ जैसा हो जाता है। आप देखेंगे उसका कार्पल है यानी गाइनोशियम है, फीमेल पार्ट है, वो भी धीरे धीरे लीफ जैसा हो जाता है। यानी प्लांट के मैक्सिमम पार्ट धीरे धीरे, जो फ्लावर में भी जितने भी पार्ट है, धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लीफ जैसे हो जाते हैं। ग्रीन लीफ जैसे होने की वजह से इसको डिजीज को हम बोलते हैं ग्रीन ईयर डिजीज। The disease becomes prominent when the inflorescence get converted into green leafy ears. तो ये जो डिजीज है इसको आप आसानी से कैसे पहचान सकते हैं कि इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस है, जब इन्फ्लोरेसेंस का जो ज्यादातर पार्ट है वो ग्रीन लीफ जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता हो। जैसा मैंने बताया मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, तो धीरे धीरे कैसा हो जाता है, धीरे धीरे ग्रीन लीफ जैसा हो जाता है वो। तो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही जो है धीरे धीरे ग्रीन लीफ जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। This is due to transformation of floral parts into twisted leafy structure, giving the ear an appearance of green leafy mass. तो ऐसा जो फ्लावर के जितने भी पार्ट्स हैं वो ट्विस्ट हो जाते हैं और लीफ जैसे स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं और इस तरह से ये कैसा एक अपीयरेंस देते हैं हमें, ये देखने में हमें बिल्कुल ग्रीन लीफी मास दिखता है। ऐसा लगता है बहुत सारी ग्रीन लीफ का झुंड बन गया हो, एक ग्रुप बन गया हो। Hence the common name of the disease green ear. इसलिए इस डिजीज का कॉमन नेम है ग्रीन ईयर डिजीज। The disease cause changes in the florets as well as floral parts. तो इस डिजीज की वजह से फ्लावर्स के जितने भी पार्ट्स हैं, फ्लोरेट है, वो सभी चेंज हो जाते हैं। The bristle of spikelets become contorted and hypertrophied. तो इतना ज्यादा फ्लावर्स के सभी पार्ट के लीफ में बदलने की वजह से पूरा का पूरा जो प्लांट है या जो आपने जो बाली देखी है वो पूरी की पूरी हाइपरट्रोफाइड हो जाती है। हाइपरट्रोफाइड मतलब उसमें अति वृद्धि हो जाती है उसकी। द नंबर ऑफ स्पाइकलेट्स में चेंज फ्रॉम 1 to 2 इन द सेम पेडिसल। तो पेडिसल पर जितने भी ये स्पाइकलेट्स होते हैं वो सारे के सारे ही चेंज हो जाते हैं। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट जानते हैं आप क्या होता है? आपने अगर गेहूं की बाली देखी हो, इन्फ्लोरेसेंस देखा हो, तो उसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको स्पाइक बोलते हैं हम। और यहाँ पर भी, और स्पाइक का एक पार्ट जो होता है उसको स्पाइकलेट बोलते हैं हम। तो ये इन्फ्लोरेसेंस है बाजरे का। A very common feature is the increase in the number of florets in each spikelets. तो हर स्पाइकलेट्स में जो फ्लोरेट्स है उसका नंबर जो है वो बढ़ जाता है। The stamens and carpus usually become sterile, leaf-like and suppressed to rudimentary peg-like structure. तो फ्लावर्स के जैसा मैंने बताया सभी पार्ट्स जैसे स्टेमन है, कार्पल है, ये सभी जब लीफ लाइक हो जाते हैं तो इसका मतलब ये स्टेराइल हो जाते हैं और ये सभी पार्ट कैसे लगते हैं देखने में, पैग लाइक, फूटे जैसे, और ये रूडिमेंट्री हो जाते हैं, यानी अब ये डेवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, अविकसित होते हैं ये।
समटाइम्स द स्टेमन अपीयर एज ब्राउन लेदरी, कभी कभी तो स्टेमन देखने में कैसे लगता है, सिर्फ ब्राउन कलर के लेदरी स्ट्रक्चर दिखते हैं ये। पॉइंटेड बॉडीज विदाउट एनी डिफरेंशिएटेड इनटू फिलामेंट एंड एंथर। तो आप स्टेमन का स्ट्रक्चर जानते होंगे अगर मेल पार्ट याद है आपको थोड़ा सा भी। तो मेल पार्ट में, एक मिनट बताती हूँ, फ्लावर पढ़ा होगा आपने कभी भी, तो फ्लावर में देखा होगा कि मेल पार्ट होता है जिसको हम स्टेमन कहते हैं, जिसमें ये इस तरह से होते हैं, ये याद होता आपको, ये एंथर होते हैं ना, और ये नीचे इसका फिलामेंट होता है, और ये एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो ये जो स्टेमन होता है ये मेल पार्ट होता है। फीमेल पार्ट में आपने देखा है, फ्लावर देखा होगा, तो ये देखिए स्टिग्मा, यानी इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं, ये स्टाइल यानी वर्तिका, और ये ओवरी, ये मेल पार्ट होता है, सॉरी फीमेल पार्ट होता है, और इसमें ओव्यूल होते हैं, आपको पता है यहाँ पे। तो ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। तो ये दोनों का दोनों पार्ट ही है ना, इसके मैक्सिमम जो पार्ट होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, लीफ जैसे हो जाते हैं ये। अब लीफ जैसे होने की वजह से या अब ये फर्टाइल नहीं रहे स्ट्रक्चर, ये स्टेराइल हो जाते हैं सारे के सारे। तो या इसलिए आप मेल पार्ट को जब देखेंगे ना तो उसमें फिलामेंट और एंथर ये दोनों में आपको डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलेगा, दोनों में विभेदन नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्ट कैसा हो गया, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे पतले पतले लीफ जैसे हो जाते हैं ये पूरे ऐसे, और ग्रुप का लीफ का पूरा बंच बन जाता है ये ऐसा, और ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं जैसे हमारे ईयर होते हैं ना, कान जैसे बना लेते हैं स्ट्रक्चर। तो इसलिए इसको ईयर डिजीज कहते हैं, और लीफ जैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, इसलिए इसको ग्रीन ईयर डिजीज कहते हैं हम। देखिए कार्पल्स, अब ये फीमेल पार्ट जो है इसका भी एक पार्ट है, ये जो ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये भी रिप्लेस हो जाता है, और रिप्लेस होकर कैसा हो जाता है, ये स्मॉल हो जाता है और लीफी शूट्स में बदल जाता है, या हॉर्न लाइक बन जाता है ये। तो यानी फ्लावर के ज्यादातर पार्ट जो होते हैं वो लीफ जैसे हो जाते हैं, तो उनके अलग अलग शेप हो जाते हैं बस, तो इसलिए वो स्टेराइल हो जाते हैं, और वो अब क्या है, फर्टाइल नहीं है, अब वो स्टेराइल हो गए हैं। तो सारे पार्ट ज्यादातर यहाँ पर कैसे हो गए, लीफ लाइक हो गए, लीफ जैसे हो जाते हैं और ग्रीन कलर के हो जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। तो सारे पार्ट कैसे हो गए, ग्रीन। इसका कॉजिल ऑर्गेनिज्म देखिए, ये जो डिजीज है एक फंगस से होती है, और फंगस का नाम है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, और ये एक ओब्लिगेट पैरासाइट है, तो ये एक परजीवी है, तो ओब्लिगेट पैरासाइट है ये इसकी लाइफ साइकिल है पूरी। तो मैंने आपको बताया था जो फंगस होती है उसकी जो प्लांट बॉडी होती है उसको हम माइसीलियम कहते हैं, ये माइसीलियम बता रखा है। ये माइसीलियम पर देखिए अगर सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, अपीयर होते हैं, तो मैंने बताया था ये, इसमें देखिए कि इसकी लाइफ साइकिल में स्पोरेंजिया बनते हैं, और स्पोरेंजिया स्पोरेंजियोफोर्स के ऊपर बनते हैं, और स्पोरेंजिया जब जर्मिनेट करते हैं तो जू स्पोर बनाते हैं, और जू स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, यहाँ पर नया माइसीलियम बना लेते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, और उनमें फर्टिलाइजेशन के बाद ऊ स्पोर बन जाता है, ठीक है। तो ये हम वो डिटेल में जब ये मेंबर पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे, जब ये ऊ स्पोर भी जर्मिनेट करता है ना, तो जर्मिनेट करके क्या करता है, एक नया माइसीलियम बना लेता है ये। तो दो तरह से लाइफ साइकिल चलती है, एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्सर स्पोर्स के द्वारा होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं। तो आप पढ़ोगे एंथीडियम और ऊगोनिया का फॉर्मेशन होता है। अब डिजीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, फर्स्ट रोटेशन ऑफ क्रॉप विद नॉन होस्ट टाइप में चेक द डिजीज। तो देखिए जनरली अगर हम एक ही क्रॉप को लगातार ग्रो करें फील्ड में तो ये डिजीज कंटिन्यू बनी रहेगी। तो डिजीज को चेक करने के लिए, वहां रोकने के लिए सबसे बेस्ट है कि वहां पे रोटेशन किया जाए। यदि इस बार बाजरे की क्रॉप की है तो नेक्स्ट टाइम बाजरा नहीं लगाना चाहिए, वहां गेहूं लगा दीजिए आप। तो रोटेशन करना जरूरी है।
तो रोटेशन करने से भी क्या होता है, डिजीज को स्प्रेड होने से बचाया जा सकता है। सेकंड मेथड है रिमूवल ऑफ डिजीज्ड प्लांट। यदि वहां फील्ड में हमें कोई भी इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट दिख रहा है, इन्फेक्टेड प्लांट दिखता है, तो उसको वहां पर देखकर वहीं से उसको रिमूव कर देना चाहिए। और इस तरह से पूरे फील्ड में इन पार्ट्स को इकट्ठा करके और फील्ड से दूर ले जाकर उसको क्या कर देना चाहिए, जला देना चाहिए, बर्न कर देना चाहिए। दे आर बर्निंग विद इन अ मंथ ऑफ द डिजीज। यदि डिजीज 1 महीने तक स्प्रेड हो रही है तो हमें बार बार फील्ड में ये चीज ऑब्जर्व करनी पड़ती है कि यदि कहीं भी इन्फेक्टेड पार्ट दिख रहा है, प्लांट दिख रहा है, तो उसको उखाड़ के उसको जला दो। डिटेक्शन चेक्स द डिजीज ऑफ ए लार्ज एक्सटेंट। यदि हम उसको पहचान ले समय से पहले डिजीज को, तो उसको फैलने से रोका जा सकता है। स्प्रेइंग विद डाइथेन M45 ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग द डिजीज। तो इस डिजीज को कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है डाइथेन। ये डाइथेन एक फंजीसाइड है, M45, इसका स्प्रे करना चाहिए। Seed treatment with 0.1% agrocin GN and 0.4% थीरेम। तो ये सारे फंजीसाइड्स हैं, तो इनसे सीड को का ट्रीटमेंट करना चाहिए। यदि हम इससे सीड का ट्रीटमेंट करके और फिर सीड को ग्रो करें, तो डिजीज को आप 50% तक कंट्रोल कर सकते हैं। यूज ऑफ डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटीज लाइक। तो इस डिजीज को कंट्रोल करने का जो नेक्स्ट अच्छा मेथड है वो है रेसिस्टेंट वेराइटीज यूज करनी चाहिए। रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना चाहिए। तो कौन सी रेसिस्टेंट वेराइटीज है, ये नेम है इनके HB15, PHB10, PHB14। तो ये रिकमेंडेड रेसिस्टेंट वेराइटीज हैं जिनका उपयोग करना चाहिए। तो यदि रेसिस्टेंट वेराइटीज ग्रो करें तो डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पे गैर मेजबान जो वर्ड लिखा हुआ है, ये होस्ट के लिए ही लिखा हुआ है। होस्ट मतलब परपोषी। तो जो आप हिंदी मीडियम वाले पढ़े तो ये गैर मेजबान से यहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाए, ये होस्ट के लिए यूज किया गया है। और होस्ट का मीनिंग आप जानते हो, परपोषी। तो ये था ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। तो आज ये हमने 2 डिजीज पढ़ी, एक तो बैक्टीरिया से होने वाली और दूसरी